हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल एग्जाम्पल बैंकिंग क्लासेस पर। मेरा नाम है रूपम चकारा और आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग साथ में मिलकर डिस्कस कर रहे हैं क्या बच्चों, हम लोग साथ में मिलकर तैयारी कर रहे हैं आपके आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के बैच की, एग्जाम की। और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है अब तक। अगर देखा जाए तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ ग्रामर में कवर कर लिया है, हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है बच्चों। आपको कहें तो हम लोगों ने ग्रामर और आपके बहुत सारे एक्सरसाइज जैसे कि फिलर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन कर लिए हैं, पहले भी कर चुके हैं हम लोग। हमने वोकैबुलरी में भी काफ़ी कुछ चीज़ें कर ली हैं और आपकी कॉम्प्रिहेंशन तो मैंने आप लोग को 11 बजे वाले बैच में करा दी है और जिसका आप लोग को पता भी है, मैंने आप लोग को अच्छे से इन्फॉर्म भी कर दिया था, राइट। सो व्हाट यू गाइज हैव टू डू नाउ, विल बी डिस्कसिंग समथिंग। हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आज की क्लास में हम लोग फ्रेज रिप्लेसमेंट के ही कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि काफ़ी आसान आप लोगों को लगेंगे। और सो काफ़ी इजी क्वेश्चंस होंगे, तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना कीजिएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग साथ में डिस्कस करते हुए चलते हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आपके सामने होंगे, क्वेश्चन का एक पार्ट जो आप देख रहे हैं बच्चों वो कैसा हो जाएगा, आप देखेंगे कि कुछ सेंटेंस का एक पार्ट आप लोग देख रहे हैं कि अंडरलाइंड है। अगर आपको लगता है कि इस अंडरलाइन पार्ट में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो आप बेशक, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इन ऑप्शंस को लिख सकते हैं, इन ऑप्शंस को अपने आंसर मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो सेंटेंस का जो पार्ट अंडरलाइन है अगर वो सही लिखा है तो फिर आपको इस तरह से कोई भी बदलाव करने की बच्चों ज़रूरत नहीं है। आप अपने फोर्थ ऑप्शन को भी अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और शुरुआत करते हैं पढ़ने की। पहला सेंटेंस जो आप लोग की स्क्रीन पर लिखा है ज़रा पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। सेंटेंस कहता है कि शी वॉज केप्ट फ्रॉम द असाइनमेंट बिकॉज ऑफ हर लोक्वेशियस रूममेट। देखो बच्चों, आप लोगों के सामने जो ये शब्द यहाँ पर अंडरलाइन है दैट इज लोक्वेशियस। लोक्वेशियस का मतलब जानते हैं क्या होता है? लोक्वेशियस का मतलब होता है क्या बच्चा, जो बहुत ही टॉकेटिव होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा बतूनी जो लोग होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उनके लिए आप लोग लोक्वेशियस शब्द का इस्तेमाल बच्चों कर रहे होते हैं। चलो बच्चों, सो देखो जरा क्या कहता है। शी वॉज केप्ट फ्रॉम हर असाइनमेंट बिकॉज ऑफ हर लोक्वेशियस रूममेट। दी उसको क्या किया गया बच्चों, उससे थोड़ा सा मतलब असाइनमेंट उसको नहीं असाइन किया गया। वाई? बिकॉज वो बहुत ही कैसी है बच्चों, बहुत ज़्यादा एकदम कैसी है, बहुत ही बतूनी है, आप ऐसा कहना चाहते हैं। तो बतूनी के लिए आपके पास लोक्वेशियस लिखा ही है, हालांकि इसका मीनिंग भी यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन आपको उसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है। लोक्वेशियस का मतलब क्या था बच्चों? लोक्वेशियस का मतलब आप लोगों ने देखा था कि लोक्वेशियस का मतलब क्या था? लोक्वेशियस का मतलब था टॉकेटिव, और टॉकेटिव के सेंस में ही आपने यहाँ पर इन शब्दों को यूज किया है। बात सभी को मेरे ख्याल से यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। अब बिना देरी किए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपको यहाँ पर अगर आंसर देखा जाए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से कि आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, राइट। आपको यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी बदलाव करने की बच्चों जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर पढ़ो जरा, देखो क्या बोलता है। सेंटेंस कहता है द मेंबर्स of the students union did not give the examination in protest। क्या कहा? did not give the examination in protest, right। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर जो अंडरलाइन स्टेटमेंट का जो अंडरलाइन पार्ट है आप पढ़ेंगे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, साथ ही ग्रामेटिकली वो सेंटेंस आपका सही है कि नहीं, ये सब चीजें पढ़कर ही आप इस अंडरलाइन पार्ट को क्या करना है, आपको करेक्ट करना है, ठीक है। तो पढ़ लो जरा ध्यान से और पढ़कर बता दो कि भाई देखो कौन सा पार्ट ऐसा है सेंटेंस का आपके जिसको आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखेंगे, पढ़कर बताएंगे कि इनमें से कौन सा आपको लगता है कि पार्ट ऐसा होगा बच्चों जिसको आप रिप्लेस कर सकते होंगे, ठीक है। ध्यान से पढ़ें, पढ़कर बताएं। लेट मी जस्ट रीड इट आउट वंस अगेन। एक बार मैं भी आप लोगों को इसको पढ़कर सुना देती हूँ, जरा देखते हैं बच्चों क्या ये कहने की कोशिश करता है, ठीक है। होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। चलो बच्चों, सो एक बार पढ़ते हैं सेंटेंस क्या बोलते हैं। द मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, यानी कि स्टूडेंट यूनियन के जो क्या है बच्चों, मेंबर्स हैं, डिड नॉट गिव द एग्जामिनेशन इन प्रोटेस्ट। उन्होंने क्या नहीं दिया बच्चों, प्रोटेस्ट के कारण एग्जामिनेशन नहीं दिया, आप ऐसा कहना चाहते हैं। देखो बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं पेपर देने की, राइट, अगर हम लोग बात करते हैं पेपर देने की, तो आप ये समझ कर रहिएगा कि आप पेपर देने के लिए हिंदी में तो बोलते हैं पेपर देना, बट इंग्लिश में आप क्या बोल रहे होते हैं, यू डिड नॉट गिव की जगह डिड नॉट टेक आप अगर कहते तो फिर बात बन जाती, राइट। अगर आप लोग डिड नॉट गिव की जगह अगर यहाँ पर टेक लिखा होता, जैसे मान लीजिए मैंने कहा
मैं अगर कहूं कि ही इज टेकिंग हिज एग्जामिनेशन, दिस सिंपली मीन्स कि वो अपना पेपर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ बच्चों कि दोनों ही भाषा जो है वो अलग अलग हैं। अगर आप कहना चाहें एग्जामिनेशन के लिए तो आप अपीयर भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। आप अगर कहना चाहें तो आप बोल सकते हैं अपीयर इन द एग्जामिनेशन, आप ये भी कह सकते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं पेपर देने की, हिंदी में तो पेपर ही देते हैं, आप ऐसे ही कह रहे होते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप एग्जामिनेशन के लिए कभी भी गिव का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो अगर यहां गिव की जगह टेक लिखा होता तो बात बन जाती। आप फिर कह रहे होते कि मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, यानी कि स्टूडेंट यूनियन के जो मेंबर्स हैं, डिड नॉट टेक द एग्जामिनेशन इन प्रोटेस्ट, मतलब उन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, किसकी वजह से? प्रोटेस्ट की वजह से। लेकिन अगर यहां पर हम देखें तो आपके सेंटेंस में बच्चों क्या दिया गया है? गिव का इस्तेमाल किया गया है, जो कि गलत है। और दुख की बात तो बच्चों ये है कि जितने ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में आपको कहीं पर भी टेक भी नहीं दिखता। हाँ जी, डिड नॉट राइट द एग्जामिनेशन होता तो फिर भी समझ में आता, राइट, लेकिन फिर भी डिड नॉट राइट द एग्जामिनेशन। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए, इन ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। क्या इसने कहा डिड नॉट राइट द एग्जामिनेशन इन प्रोटेस्ट, या फिर डिड नॉट सिट फॉर द एग्जामिनेशन, या फिर डिड नॉट शो अप फॉर एग्जामिनेशन, या फिर नो इंप्रूवमेंट? इंप्रूवमेंट तो होगा, बिकॉज हम लोग समझ चुके हैं कि यहां पर क्या होने वाला है बच्चा, हम लोग यहां समझ चुके हैं कि डिड नॉट गिव तो नहीं आएगा। टेक होता तो बात बन जाती, लेकिन टेक इन दिए गए ऑप्शंस में है नहीं। अब बात करते हैं आपके ऑप्शन नंबर 1 की, डिड नॉट राइट द एग्जामिनेशन। ये भी बच्चों गलत होता है। मैंने आप लोग को क्या बताया, अभी तक जितने भी पेपर अगर आप प्रीवियस से लगाएंगे बच्चों, तो आप इनके साथ हमेशा ही टेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपीयर का इस्तेमाल करते हैं पेपर देने के लिए, या फिर आप चाहें तो आप सिट फॉर का इस्तेमाल करते हैं। यही 3 ऑप्शंस होते हैं, डिड नॉट राइट द एग्जामिनेशन, या फिर डिड नॉट गिव द एग्जामिनेशन। ये सभी के सभी बच्चों गलत होते हैं। हिंदी में आप इनको बेशक सही मान सकते हैं, बिकॉज हिंदी एक अलग भाषा है और इंग्लिश एक अलग भाषा है, तो आप शब्द से शब्द रिप्लेस नहीं कर सकते। बात समझ में आई? शब्द से शब्द आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये बात यहां पर समझनी चाहिए। आप यहां पर क्या कहेंगे? The members of the students union did not sit for examination in the protest, right? सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, यही आपका बच्चों क्या हो जाएगा? यही आपका एकदम सही आंसर बच्चों बन जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? आगे समझते हैं, आगे समझकर चलते हैं। जरा देखते हैं कि नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। लेट मी जस्ट रीड इट आउट। क्या कहता है बच्चों? She will revise it when he is come back। समझ में आया हमें? हमने देख ही लिया कि यहां पर दिक्कत कहां पर है। क्या बोलता है कि she will revise it, he will revise it when he is come back। हम शायद ये कहना चाहते हैं कि जब वह वापस आएगा तब वो उसको रिवाइज करेगा। आपने यहां पर 2 बातें कहनी है, ठीक है। आपने यहां पर 2 बातें कही बच्चों। देखो जरा क्या कहा। एक तो उसका आना, आपने बताया कि भाई देखो ही विल रिवाइज, वो रिवाइज करेगा, वो इस चीज को रिवाइज करेगा, लेकिन कब रिवाइज करेगा? जब वो वापस आ जाएगा। आपने यहाँ पर 2 बातें बोली हैं, ठीक है। और ये बात तो आप हमेशा ही ध्यान रखेंगे बच्चों। पहले तो आप लोग एक बार सेंटेंस को पढ़ो और जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को पढ़ो, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इसका आंसर बच्चों इनमें से कौन सा हो जाएगा। जरा पढ़ो क्या बोलता है कि ही विल रिवाइज इट व्हेन ही इज कम बैक, या फिर व्हेन, अगर आपको लगता है कि व्हेन ही इज कम बैक अगर गलत लिखा हुआ है तो उसके ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। देखो जरा क्या कहा, ही व्हेन ही कम बैक, या फिर नो कमिंग बैक, या फिर व्हेन ही केम बैक, या फिर नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। आपको बताना है कि इन दिए गए सेंटेंसेस में से, इन दिए गए ऑप्शंस में से आंसर बच्चों इसका कौन सा हो जाएगा। ध्यान से पढ़ें और पढ़कर बताएं आंसर इसमें यहां पर क्या होने वाला है, ठीक है। इसमें तो एक भी सही नहीं लग रहा मेरे को। क्या कहता है कि he will revise it when he is come back। he will revise it when he is come back, ठीक है। he is come back तो नहीं होगा, when he come back, ओके, ये भी नहीं होगा। he no coming back तो होगा ही नहीं। when he come back या फिर no improvement required, improvement की जरूरत तो है। he will revise it when he will revise it। बच्चों इनमें से एक भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, ठीक है बच्चों। इनमें से एक भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, इसमें गलती हो गई है। आप लोगों को क्या कहना पड़ेगा? ऑप्शन तो सही नहीं, बिकॉज पहला पार्ट जो है वो आपका लिखा गया फ्यूचर में, तो आपका जो दूसरा पार्ट होना चाहिए वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, और जो कि यहाँ पर कहीं पर भी दिया गया नहीं है बच्चों। सेंटेंस में ना कोई थोड़ी सी दिक्कत हो गई है ना बच्चों। सेंटेंस के ऑप्शंस जो है उसमें कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक में भी हो सकता है कि हो सकती है कि तो आप लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि ही विल रिवाइज इट व्हेन
ही, देखो व्हेन के साथ आप लोग दो जगह, आप में से कुछ बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा बच्चों, आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हो कि मैडम एक बार ऐसा करते हैं कि इस व्हेन के साथ भी क्या लगा देते हैं, विल लगा देते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप एक ही सेंटेंस में दो दो बार इस विल का इस्तेमाल बच्चों नहीं करते हैं। तो आपके फर्स्ट पार्ट में वहां पर जब विल लिखा हुआ है तो आगे वाला जो पार्ट होगा बच्चों वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या कहना पड़ेगा, आप क्या कहेंगे जरा समझिएगा, आप कहेंगे कि ही विल रिवाइज इट व्हेन ही कम्स बैक। आप सिंपल इतना कहेंगे, व्हेन ही इज कम बैक नहीं कहेंगे, व्हेन ही कम्स बैक कहकर आप अपने सेंटेंस को सही कर ले जाएंगे। इसको यहां से हटा दो और यहां पर आप क्या कीजिएगा, वहां व्हेन ही कम्स बैक, ठीक है। ये इस तरीके से करके आप अपने सेंटेंस को करेक्ट कर ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दिए गए ऑप्शंस में से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि यहां पर एक सेंटेंस लिखा गया। आगे देखो, आगे इसने क्या कहा, इफ ही हैज टाइम ही विल टेलीफोन। ऑलराइट, हमने कहा कि इफ ही हैज टाइम ही विल टेलीफोन, मतलब क्या, यहां पर एक कॉमा भी आना चाहिए कि भाई देखो अगर उसके पास समय होगा तो वह जरूर मतलब फोन करेगा, फॉर श्योर, राइट। आप ऐसा कहना चाहते हैं। देखो बच्चों, एक बात हमेशा ही ध्यान रखना कि आपको हमेशा अपने सेंटेंस के टेंस को ध्यान में रखना है। आपका सेंटेंस क्या कहता है कि व्हेन ही हैज टाइम, जब उसके पास समय होगा, राइट, वो कॉल करेगा, आप ऐसा कहना चाहते हैं। आपको एक बात यहां पर ये समझ के चलनी है कि सेंटेंस आपका बोलता है कि व्हेन ही हैज टाइम, ये आप सॉरी इफ ही हैज टाइम, अगर उसके पास समय होगा तो वो आपको कॉल करेगा। ये जो आपके सामने सेंटेंस लिखा गया, अगर हम हैज की बात करें तो हैज तो आपका प्रेजेंट टेंस में ही आप इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में आप इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी आपके कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, इन कंडीशनल सेंटेंस का मेरा मतलब क्या है कि जो भी जितने भी ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपके इफ से शुरू होते हैं, या फिर जो आपके मान के चलेगा कि आपके व्हेन से शुरू हो रहे होते हैं जिनमें कंडीशन आप बताते हैं, या फिर मान के चलेगा आप अनलेस से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, या फिर आपके अंटिल से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, या फिर इन सेंटेंसेस में आप लोग यूज कर रहे होते हैं प्रोवाइडेड दैट, राइट। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आप इन शब्दों का इस्तेमाल बच्चों कर रहे होते हैं, यही आपके कंडीशनल सेंटेंसेस कहे जाते हैं। और हमेशा एक बात, इस बात को अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लें बच्चों। वो बात क्या है जरा समझिएगा कि जितने भी आपके ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप कंडीशन लगाते हैं, इन सभी शब्दों के साथ जितने भी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, ये सभी शब्द जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, इनमें से किसी के भी साथ जो क्लॉज आप लिखेंगे, यानी कि ऐसा सेंटेंस का वो पार्ट जिनमें आप इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आप उस पार्ट में कभी भी विल या फिर शैल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। विल और शैल का इस्तेमाल आप इस पार्ट में नहीं करेंगे जिस पार्ट में आप इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने कहा कि इफ ही हैज टाइम, मान लो कि मैं इस बात को ऐसे कह रही होती कि इफ ही विल हैव टाइम, है ना, अगर मैं ऐसे कहती तो फिर तब भी सेंटेंस क्या हो जाता बच्चों, गलत हो जाता। क्या आप में से कोई यहां पर बता सकता है बच्चों कि दिए गए इस सेंटेंस में क्या दिक्कत है, या फिर कैसे मैं इस सेंटेंस को सही करूं, जरा बताएंगे, एक बार कोशिश कीजिएगा। देखो बच्चों, हमेशा ही मैंने क्या ध्यान आप लोगों को बोला है कि हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सेंटेंस के टेंस में कुछ भी दिक्कत नहीं होती, इनके सेंटेंस के टेंस को आप लोगों को नहीं बदलना। अगर मैं बात करूं इस हैज की, जैसे कि मैं अभी आप लोगों से बता रही थी, तो हैज को जो है आप लोग यूज कर रहे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है बच्चा। आप लोग हैज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो अगर यहां पर प्रेजेंट का जिक्र हो रहा है तो आने वाले पार्ट में भी क्या ही होना चाहिए बच्चों, जरा बताएंगे। अगर हम लोग आगे बात कर रहे हैं, देखो ये बच्चों ये कंडीशनल सेंटेंस है और इसमें आप ये मान के चलेगा कि इसमें ऐसे सेंटेंसेस बेसिकली जिनमें हम दो बातें कह रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग फ्यूचर के मान के चलेगा कि दो इवेंट बता रहे होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूं आप लोगों को। इसमें हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को एक बार इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज, जो ये बातें यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हैं इन बातों को जरा एक बार नोट कर लीजिएगा। और फिर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से यहाँ पर करने वाली हूँ जो कि काफी समझने लायक बात है, आप लोगों के लिए काफी जरूरी बात होने वाली है, ठीक है बच्चों। इस पूरे को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, फिर अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों, एक समझने की बात यहाँ पर ये है, आप लोग जरा ध्यान से देखें इस चीज को और हम लोग अभी समझ कर चलते हैं। आप लोगों के सेंटेंस में जितने भी आपके कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आप कंडीशन बता रहे होते हैं बच्चों, कंडीशन बताने के लिए आप हमेशा ही दो बात कहते हैं। जैसे मैं आपको पहले भी मैंने समझाया है, मान लीजिए मैंने कहा होता कि अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। पहला काम करना और दूसरा काम चॉकलेट देना। इसका मतलब क्या कि जितने भी आपके कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिनमें भी आप ये अगर मगर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इन सभी सेंटेंसेस में आप दो बातें कह रहे होते हैं। बात समझ में आई? इन सभी सेंटेंसेस में बच्चों आप दो बातें कह रहे होते हैं। क्लियर हुआ? दो बातें कौन सी हैं जरा समझिएगा। यहां पर अगर मैं इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ूं तो मेरे पास बात समझ में आती है कि इफ ही हैज टाइम, अगर उसके पास समय होगा
तो वो कॉल करेगा, तो वो फोन करेगा, आप ऐसा कहना चाहते हैं। आपसे अगर मैं कहूं कि अगर वो कॉल करेगा, तो ये बात कौन से टेंस की हुई बच्चों? आपने यहां पर क्या कहा? आपने कहा अगर वो कॉल करेगा, आपने कहा फ्यूचर में करेगा ना, राइट? आपने यहां पर क्या बोला कि भाई फ्यूचर में कॉल करेगा, राइट? अगर उसके पास समय होगा, पहले समय का होना ये भी तो फ्यूचर की बात है, और कॉल का होना भी बच्चों क्या है, ये भी आपके फ्यूचर की बात है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है? यहां पर आपको ये बात समझनी है कि जब कभी भी आप फ्यूचर में होने वाले दो इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। हमने यहां पर दो बातें बोली हैं, एक तो उसके पास समय का होना, और दूसरा हमने कहा कि उसका कॉल करना। दो बातें कह रहे हैं। हमने ये कहा कि जब कभी भी हम दो इवेंट्स ऐसे डिस्कस कर रहे होते हैं जो आने वाले समय में होने वाले हैं, ठीक है, जो फ्यूचर टेंस में होने वाले हैं, इनके आने वाले समय में होने वाले हैं, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है उनमें से एक इवेंट को आप फ्यूचर में रखेंगे और उनमें से एक इवेंट को आप प्रेजेंट में रखेंगे, ठीक है? दो इवेंट अगर फ्यूचर में होने वाले हैं, इनके दो काम आप फ्यूचर में करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं अभी घर जाऊंगा और फिर खाना खाऊंगा, तो पहले घर जाना और फिर खाना खाना, दोनों अभी आप में से दोनों में से आपने एक भी काम नहीं किया है। दोनों ही काम आप आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में आप दोनों ही काम बच्चों करने वाले हैं, ऐसा आप यहां पर कह रहे हैं, ठीक है? दोनों ही काम करने वाले हैं आप आने वाले समय में। ये बात आपको समझ में आती है? आपने कहा यस मैम। अब यहां पर हमें डिसाइड क्या करना है कि कौन से काम को फ्यूचर टेंस में रखना है और कौन से काम को प्रेजेंट टेंस में रखना है, जरा ये समझ लेते हैं। मैंने कहा अगर फ्यूचर के दो इवेंट्स के बारे में आप बात करते हैं जो अभी हुए नहीं हैं, होने वाले हैं, आगे आने वाले समय में होंगे, उनमें से एक इवेंट को आप प्रेजेंट में रखेंगे और दूसरे इवेंट को आप किस में रखेंगे बच्चों? आप फ्यूचर में रखेंगे। तो कौन सा इवेंट रखा जाएगा प्रेजेंट में, जरा समझते हैं। जो काम पहले होगा, यानी कि जो भी आपका पहले होगा, यानी कि जो भी आपका फर्स्ट इवेंट होगा, यानी कि पहले जो भी काम होगा उसको आप रखेंगे कौन से टेंस में बच्चों? आप उसको रखेंगे अपने प्रेजेंट टेंस में। और जो भी आपका सेकेंड इवेंट होगा, यानी कि जो भी बाद में हो रहा होगा, आप उसको रखेंगे कैसे बच्चों? आप उसको रखेंगे अपने फ्यूचर टेंस में, राइट? आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि भाई देखो, जो काम पहले होगा और जो काम बाद में होगा, ठीक है? जो भी पहले वाला इवेंट होगा, जैसे कि हमारे सेंटेंस को पढ़ो, हमने क्या कहा? इफ ही हैज टाइम ही विल टेलीफोन। अगर उसके पास समय होगा, तो पहली कंडीशन क्या है? समय का होना। और दूसरी बात क्या है कि भाई वो फोन करेगा। तो पहली कंडीशन क्या हुई? मैंने कहा समय का होना। क्या ये आपके प्रेजेंट टेंस में लिखा है? मैंने अभी आप लोगों को बताया किस में लिखा है बच्चा? प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है। और फिर वो कॉल करेगा, तो आगे वाली बात तो यहां पर मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर विल कह ही रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमें समझ आ ही रहा है कि विल जो है वो फ्यूचर टेंस है। तो आपके दिए गए इस सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर जो सेंटेंस लिखा गया है, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो सेंटेंस था बच्चों, ये था आपका कंडीशनल सेंटेंस। और इस कंडीशनल सेंटेंस में बच्चों आप देख सकते हैं दो इवेंट्स का जिक्र किया गया था, जिसमें एक इवेंट था आपका प्रेजेंट में कहा जाएगा, और दूसरा इवेंट जो था बच्चों जो है उसको आप लोग फ्यूचर में लिखेंगे, ठीक है? मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, फिर वहां से देखिएगा। दिस विल हेल्प अ लॉट, राइट? और काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? इसको हल्के में लेकर मत समझना, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट भी ये है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर देखना बच्चा क्या बोलता है। दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, राइट? आपने कहा दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। आप इस सेंटेंस को पढ़ें और पढ़कर बताएं कि क्या इस सेंटेंस में मुझे कुछ बदलाव कर देने चाहिए या फिर ये सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़ें क्या बोलता है। दिस न्यूज इज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के हिसाब से पढ़ते हैं, बोलता है सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। या फिर आप कह सकते हैं कि दिस न्यूज इज कैन नॉट बी ट्रू, इसके बाद कैन नॉट आ रहा है, गलत बात हो गई। या फिर दिस न्यूज इज दिस न्यूज इज सो गुड दैट इट शुड बी ट्रू। देखो बच्चों, नीचे के दोनों दिए गए ऑप्शंस तो बिल्कुल एकदम गलत हैं। गलत क्यों है? कि आप इज कैन नॉट तो नहीं कह सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सो दैट अगर आप कह रहे हैं तो आगे वाले कंडीशन में आपके सेंटेंस में कहीं पर भी शुड वाली बात बच्चों नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो सेंटेंस का जो सेंस है उसको गलत कर देता है। आप लोगों को अगर ये बात और डिटेल में समझनी है तो एक बार फाउंडेशन बैच में जाइएगा, और एडवर्ब का मैंने वहां पर एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है? एडवर्ब में बहुत डिटेल में, सिर्फ वही स्पेसिफिकली मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ वीडियो होगी एडवर्ब की, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि
आप उसमें टू का इस्तेमाल कैसे करते हैं, TOO का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, किस तरह से हमें यूज करना होता है, ये सारी बातें मैंने आप लोग को वहां पर एक्सप्लेन की हैं। तो प्लीज एक बार आप वहां जाइएगा, वहां देखिएगा, उस चीज को पढ़िएगा और आपको ये बातें वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों क्लियर हो जाएंगी। राइट, सभी को समझ में आएगा, सभी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखना बच्चों जरा क्या बोलता है कि दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। अब देखो बच्चों, यहां पर अगर मैं आप लोगों को एक बात समझाऊं, मैं एक सेंटेंस लिख ही देती हूं। मान लीजिए मैंने कहा होता कि ही इज टू वीक टू वॉक। राइट, मान लीजिए मैंने कहा कि ही इज टू वीक टू वॉक। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो ये TOO होता है, ये क्या होता है बच्चों, ये आपका एक नेगेटिव एडवर्ब होता है। ठीक है, एक शब्द होता है जिसका मतलब जो होता है वो नेगेटिव होता है। आप यहां पर क्या कहना चाहते हैं, आप यहां पर कहना चाहते हैं कि ही इज टू वीक टू वॉक। दिस सिंपली मीन्स कि वह इतना कमजोर है कि वह वॉक नहीं कर सकता। ऐसे ही कहा आपने, कहा कि ही इज टू वीक टू वॉक। दिस सिंपली मीन्स कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। आप ऐसा कहना चाहते हैं, चल नहीं सकता। क्या यहां पर कहीं हमने नहीं लिखा है, नॉट लिखा है कहीं सेंटेंस में? आपने कहा नहीं। फिर वो नॉट आया कहां से? इस टू से आया। अब इसी सेंटेंस को मैं दोबारा लिखती हूं। मान लीजिए मैंने कहा होता कि ही इज सो वीक दैट he cannot walk। अब देखना जरा सेंटेंस सही होता क्या। अगर मानो मैं इस सेंटेंस को आप लोगों से कह रही होती कि he is so weak that he cannot walk, तो क्या मैं इस सेंटेंस को सही मान के चलूं या गलत मान के चलूं? जरा बताना। देखना जरा इस सेंटेंस को गौर से देखो, इस सेंटेंस को जो कि कहता है कि he is so weak that he cannot walk। आपने कहा मैडम सेंटेंस तो सही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मीनिंग इस सेंटेंस का है वही मीनिंग इस सेंटेंस का है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से आप अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं बच्चों, देखो बच्चों जरा क्या कहा है इसने, क्या बोलता है? इसने कहा कि ही इज टू वीक टू वॉक। राइट, हमने कहा कि इज टू वीक टू वॉक। हमने इस टू को यहां से रिमूव किया और इस टू को हटाकर आपने देखा कि सो दैट लगाकर आपने वही सेंटेंस लिखा और यहां पर आगे वाले पार्ट में आपने नॉट का इस्तेमाल भी करना पड़ा। दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग सेम है, बिल्कुल सही है। सेंटेंसेस के मीनिंग में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या है? क्या कहता है बच्चों? ही इज टू वीक टू वॉक एंड ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर इसी बेसिस पर, मतलब मैं आपसे यहां पर यह समझाना आपको चाह रही थी बच्चों कि या तो आप टू करके सेंटेंस बना दो या फिर आप सो दैट करके आगे वाले पार्ट में नॉट लिखकर भी अपना सेंटेंस बना सकते हैं। मीनिंग दोनों का सेम ही होता है। अगर मैं दिए गए सेंटेंस को पढ़ूं तो यहां पर भी इसने क्या किया बच्चों? टू का इस्तेमाल किया। कोई दिक्कत हुई क्या यहां पर? आपने कहा बिल्कुल नहीं। वही बात इसने यहां पर भी लिखी, सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। यानी कि या तो मैं ये लिख दूं या फिर मैं ये लिख दूं, दोनों ही बातें सेम है। दोनों का ही मतलब बच्चों कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। सेंटेंसेस में कोई भी बदलाव आपको यहां पर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ सभी को? इसका मतलब यह हुआ कि आपके सेंटेंस में यहां पर कोई भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। अगर हाँ यहां पर अगर कुछ गलत लिखा होता तो फिर हम इसको यहां से इससे रिप्लेस कर दिए होते, लेकिन क्योंकि यहां पर यह बात भी सही, यह बात भी वही मीनिंग निकालती है और इस बात का भी वही मीनिंग है, दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग क्योंकि सेम है, इसी वजह से आप ये बात मानकर चलिएगा, इसी वजह से आप ये समझकर चलिएगा कि आपका जो दिया गया सेंटेंस है वो एकदम सही है, बिल्कुल एकदम सही लिखा हुआ है। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, आगे देखो। आगे इसने क्या कहा कि आई डिड नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या कहा कि आई डिड नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको इस दिए गए सेंटेंस में बदलाव करने हैं। देखिए तो बहुत ही आसान है, मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे इसका आंसर सही कर ले जाएंगे क्योंकि दिस इज द इजीएस्ट वन। बोलता है क्या कि आई हैव नॉट बीन सीइंग। सीइंग तो कुछ होता ही नहीं है बच्चों। ये जो SEEING होता है ना बच्चा, इसको आप इस्तेमाल कर ही नहीं रहे होते बिकॉज सी जो होता है ना वो एक ऐसा वर्ब होता है, सी जो होता है वो एक ऐसा वर्ब होता है जिसके साथ आप ING फॉर्म का इस्तेमाल बच्चों
नहीं कर रहे होते, ठीक है, जिसके साथ आप आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर रहे होते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका साफ साफ मतलब ये निकल कर आता है कि आई डिड नॉट सीइंग यू, सर यू हैव नॉट बीन सीइंग का तो कोई लॉजिक नहीं बनता, इसको आप हटा देंगे। आप क्या कहेंगे, आई सॉ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई सॉ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम बिल्कुल इलॉजिकल है, बिकॉज आपको सॉ मतलब पास्ट में आपने लिखा और पास्ट के साथ आपने क्या कहा, आपने कहा कि आई सॉ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। बात कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ हो रही है। आई हैव नॉट सीन यू फॉर लॉन्ग टाइम, ये बात थोड़ी सी यहां पर समझ में आती है। आप यहां पर कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें एक समय से क्या नहीं किया बच्चों, काफी समय से मैंने तुम्हें क्या नहीं किया बच्चा, देखा नहीं है, ठीक है। वाई, बिकॉज ये जो आपके सामने यहां पर लिखा है ना बच्चों, अब क्या लिखा है इसने, फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने यहाँ पर क्या देखा बच्चों, आपने यहाँ पर देखा ये क्या लिखा हुआ है, फॉर अ लॉन्ग टाइम लिखा हुआ है बच्चों। तो आप इस बात को जानते हैं, सभी मेरे ख्याल से इस बात को समझते हैं कि जब कभी आप अपने सेंटेंस में किस चीज का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तभी इसके साथ आप समय बताने वाले शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि आप अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं किस चीज का, नहीं आप अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं किस चीज का बच्चा, आप अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप यूज कर रहे होते हैं किस चीज को, आप यहां पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं समय बताने वाले शब्दों का आप यहां पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सीइंग को क्योंकि आप सीइंग नहीं कह सकते हैं, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया, बिकॉज कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपनी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखे जाते, ठीक है बच्चों। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपनी आईएनजी फॉर्म में बच्चा नहीं लिखे जाते हैं, इसी वजह से आपने यहां पर क्या कहा कि आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ऐसे करके आप इसको लिख के चलिएगा, बात यहां पर आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो चलो बच्चों आगे देखते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे हम लोगों ने क्या कहा जरा देखते हैं। आगे हमने कहा कि ही इज समहाउ टॉल फॉर हिज एज, मतलब हमने कहा कि ही समहाउ टॉल फॉर हिज एज, राइट। एक शब्द आपको दिया गया है, ये फ्रेज रिप्लेसमेंट और वर्ड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस बच्चों हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। आप जल्दी से देखें, पढ़ें और पढ़कर बता दीजिएगा कि यहां पर क्या आपका आंसर बच्चों बन जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोग के सामने लिखा गया है सेंटेंस, इसको पढ़ना है आप लोग को, ध्यान से पढ़कर बताना है कि इस दिए गए सेंटेंस के किस मतलब जो पार्ट आपके सामने जो अंडरलाइन पार्ट है, इसको आप किस तरह से चेंज करेंगे, किस तरह से आप इस पार्ट को बदलेंगे, ये आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है। बताओ बच्चों, देखो जरा क्या बोलता है, ही इज समहाउ टॉल फॉर हिज एज। आप यहां पर कहना चाहते हैं कि भाई देखो जितनी उसकी उम्र है वो उसके हिसाब से कैसा है बच्चों, बहुत लंबा है, शायद आप ऐसा कहना चाहते हैं। मैं आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखती हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने कहा होता कि ही इज रादर लेजी, राइट। हमने मान लीजिए ऐसा कहा होता कि ही इज रादर लेजी, तो क्या यह सही होता या फिर मुझे इसमें कुछ बदलाव करने होंगे? जरा बताना, जरा सेंटेंस जो आप लोग की स्क्रीन पर यहां लिखा गया है, क्या ये ठीक है या फिर मैं इसको सही कर दूं? जरा बताना, या तो ये सही लिखा हुआ होगा या फिर मुझे इसको में कुछ करना पड़ेगा, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। देखो बच्चों, हम यहाँ पर क्या कहना चाहते थे, हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि ही समहाउ टॉल फॉर हिज एज। मतलब क्या, आपने कहा कि भाई देखो इसकी उम्र है जितनी है उसके हिसाब से क्या है बच्चों, बहुत लंबा ये है लड़का, आप ऐसा कहना चाह रहे थे। तो आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जब कभी भी हम लोग रादर का यूज कर रहे होते हैं, जब कभी भी हम लोग अपने सेंटेंस में रादर का इस्तेमाल बच्चों कर रहे होते हैं, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि रादर जो होता है बच्चों, रादर जो होता है, ये रादर आपका, आप लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं अनफेवरेबल एडजेक्टिव के जैसे, ठीक है, या अनप्लीजेंट मान के चलिएगा। जो आपके कैसे होते हैं बच्चों, जो आपके शिट, देखो बच्चों मैं वापस से लिख देती हूँ, वो सारा चला गया। मान लीजिए मैंने कहा होता कि अगर हम लोग बात करते हैं रादर के बारे में, तो रादर का इस्तेमाल आप कर रहे होते हैं किसी भी अनप्लीजेंट
एडजेक्टिव के साथ आप लोग रादर का यूज बच्चों कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? हमने कहा कि ही इज समहाउ टॉल फॉर हिज एज, मतलब क्या? आपको यहाँ पर समहाउ को रिमूव करके आपको कहना पड़ेगा कि ही इज रादर टॉल फॉर हिज एज। आपको कहना होगा कि ही इज रादर टॉल फॉर हिज एज। ऐसा हमने क्यों कहा? ऐसा हम इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि भाई उसकी उम्र इतनी नहीं है जितना वो लंबा है। तो इसका मतलब क्या? हम बोलते हैं ना, कई बार बोल भी देते हैं कि भाई देखो कितना लंबा है, कितना अजीब लग रहा है ना, तो बिल्कुल वही वाली बात आप यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो रादर विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज रादर को आप लोग जितने भी आपके अनप्रेजेंट एडजेक्टिव्स होते हैं उन सभी के साथ आप लोग रादर का यूज बच्चों कर रहे होते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे हम लोगों ने क्या कहा? द प्रैक्टिस ऑफ starring the children in order to cure diarrhea also aggravates the situation। starving हो जाएगा ये, ठीक है? ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका starving हो जाएगा। क्या हो जाएगा? starving हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। हमने कहा the practice of starving the children in order to cure diarrhea also aggravates the situation। यानी कि भाई देखो, ये जो क्या है, यानी कि जब डायरिया बच्चों को हो जाता है तो उनको खाना ना खिलाना क्या हो जाएगा? इससे सिचुएशन जो है वो और भी खराब हो सकती है, बद से बदतर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ ही कहना चाहता है। अब यहाँ पर दिए गए सेंटेंस के मीनिंग को पढ़ो और पढ़कर बताओ कि जो अंडरलाइन पार्ट है कि आप इसको इस पार्ट को, अंडरलाइन पार्ट को आप किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, ये आप लोगों ने बताना है। ध्यान से पढ़ लो इस पोर्शन को, इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़े और पढ़कर बताएं कि इनमें से कौन सा आंसर आपका सही बनेगा। चलो बच्चों, हमने क्या कहा? द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग द चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू क्योर डायरिया ऑल्सो एग्रोवेट्स द सिचुएशन। ऑफ के साथ क्या लिखा है बच्चों? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ऑफ जो होता है, ऑफ के साथ आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों? ऑफ प्रपोजिशन है, सो इसके साथ जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा ही आपका आईएनजी फॉर्म में आएगा। ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं, इसमें तो मेरे ख्याल से आप में से किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल मैम। तो अब अगर बात करें कि दिक्कत कहाँ हो सकती है, स्टार्विंग द चाइल्ड, स्टार्व द चाइल्ड तो नहीं होगा क्योंकि बता चुकी हूं वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो आएगी, जो वहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। दिक्कत यहां पर यह हो जाएगी कि क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि द जो होता है बच्चों वो होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, राइट? द को हम लोग कह रहे होते हैं कि द जो होता है वह आपका एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। द का डेफिनेट होना ही हमें क्या दर्शाता है बच्चों? द का डेफिनेट होना हमें क्या बताता है कि भाई देखो, द जो है जिसके भी साथ आप इस्तेमाल करेंगे आप यहां पर उस चीज को क्या कर देंगे? स्पेसिफाई करके बताएंगे। यहां पर जो सेंटेंस लिखा गया है वो बहुत ही जनरल वे में लिखा गया है, बहुत ही जनरलाइज्ड सेंटेंस है, मतलब किसी स्पेसिफिक की नहीं, स्पेसिफिक बच्चों के बारे में बात नहीं कही गई है। आप नॉर्मली कहना चाहते हैं कि भाई देखो, अगर किसी को डायरिया हो जाए तो किसी बच्चे को बेसिकली तो उनको स्टार्व कराना, यानी कि उनको खाना ना देना, इससे क्या हो जाएगा? सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। आप ऐसा कहना चाहते हैं। तो यहां पर बच्चे जो हैं वो स्पेसिफाइड नहीं है, इसीलिए हमें ये जो द हमने यहां लगाया है इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर बच्चों बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 2 will be the correct answer for this one। सभी को क्लियर हुआ, राइट? सभी को मेरे ख्याल से समझ में भी आई होंगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा बच्चों क्या बोलता है। She said that she was glad to be here that evening। हमने कहा she said that she was glad to be here that evening। हम इस बात को देखते ही समझ गए कि जब उसने कहा कि she said that, हम इस बात को देखते ही समझ गए जब उसने कहा कि she said that, this simply means कि आपका सेंटेंस जो है बच्चों वो पैसिव वॉइस में लिखा गया है। ठीक है, आपका सेंटेंस जो है वो पैसिव में लिखा गया है। इसका मतलब क्या? उसने कहा, क्या कहा? she was glad, कि वो काफी खुश थी। क्यों खुश थी? टू बी हेयर नहीं होगा, सेंटेंस तो बहुत पुराना हो गया, सेंटेंस तो पास्ट में चला गया है ना बच्चों, सेंटेंस तो पास्ट में चला गया। तो यहां पर उसको हमने क्या बोला कि she said that she was glad to be here नहीं होगा, बिकॉज आपका सेंटेंस तो पास्ट में चला गया। हेयर का मतलब तो अभी के बारे में बात करना। यहां मुझे यहां अगर खुशी हुई, उसने कहा था she said that
शी वॉज है, सेड है, समझ ही आ रहा है कि पास्ट के बारे में कहानी चल रही है। आपने कहना पड़ेगा कि शी सेड दैट शी वॉज ग्लैड टू बी हेयर, ना कहकर बस इस हेयर की जगह देयर कह दो, कहानी समझ में अपने आप आ जाएगी। शी सेड दैट शी वॉज ग्लैड टू बी देयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बच्चों, यही आपका एकदम करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही आंसर यहां पर बन जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा हो जाएगा? द क्वेश्चन इज द नोटोरियस क्रिमिनल आई वेंट टू द पुलिस टू गो टू प्रिजन। ऑलराइट, ठीक है। द नोटोरियस क्रिमिनल वेंट टू द पुलिस टू गो टू प्रिजन। ये आई जो है यहाँ पर बच्चों गलत होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आई का तो कोई रोल यहाँ पर बन नहीं रहा। द नोटोरियस क्रिमिनल आई वेंट टू द पुलिस टू गो टू द प्रिजन। नो, आई नहीं होगा बच्चों। ठीक है, ये आई नहीं होगा। यहाँ पर ये जो अंडरलाइन पार्ट है बस इसी को आपको करेक्ट करना है, और इसके लिए आपके पास वापस से दिए गए हैं बच्चों कितने क्वेश्चन, वापस से यहाँ पर आप लोगों को दिए गए हैं 4 ऑप्शंस। सो डू रीड आउट द ऑप्शंस एंड डू लेट मी नो कि इनमें से कौन सा आपको लगता है कि इसका सही आंसर जो होगा बच्चों वो बन जाएगा। ध्यान से पढ़ें और पढ़कर बता दें कि दिए गए इन शब्दों का आंसर इनमें से कौन सा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान होगा, ध्यान से पढ़ें। ध्यान से पढ़ना है सभी बच्चों को। क्या कहा? द नोटोरियस क्रिमिनल वेंट टू द पुलिस टू द प्रिजन। मतलब बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो बदनाम क्रिमिनल था उसने क्या किया कि वो गया पुलिस के पास और उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। ठीक है, तो वेंट टू द पुलिस टू गो टू द प्रिजन, ये तो बात बिल्कुल गलत हो रही है इनके। उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, आप ऐसा कहना चाहते थे, क्योंकि ये सेंटेंस तो यहाँ पर जो लिखा गया है वो तो गलत है। और इसी को ध्यान में रखते हम समझ सकते हैं कि ये वाली बात भी बच्चों यहाँ पर कैसी हो गई, ये भी आपकी गलत बात हो गई। तो अब आपको सही बात क्या करनी है जरा वो समझ लेते हैं। सबमिट करना कोई फाइल थोड़ी है, वो जो सबमिट कर देगा अपने आप को, हटा दो इसको। गिव हिमसेल्फ अप, गिव अप का मतलब क्या होता है? गिव अप का मतलब क्या होता है? गिव अप का मतलब भी होता है सरेंडर करना। गिव अप, गिव हिमसेल्फ अप फॉर द पुलिस, बोलते हैं क्या? सरेंडर हिमसेल्फ अप फॉर द पुलिस। ऑलराइट, सो देखो दोनों ही सेंटेंसेस जो आप लोग की स्क्रीन पर यहाँ लिखे गए हैं, बेसिकली दोनों ही पार्ट्स जो आप लोग की स्क्रीन पर यहाँ लिखे गए हैं तो दोनों ही सही, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गिव अप का मतलब भी क्या होता है? सरेंडर करना होता है, और सरेंडर तो सरेंडर होता ही है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर फ्रेजल वर्ब की दृष्टि से इस चीज को देखा जाए, समझा जाए, तो आप यहाँ पर यह समझ कर चलिएगा कि गिव अप फॉर जो होगा बच्चों वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर गिव अप फॉर का मतलब कुछ गलत हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर ए को ही अपने सेंटेंस का आंसर बच्चों मार्क करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ही आपको अपने सेंटेंस का मतलब आंसर जो है इसको मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, सो 10 क्वेश्चन बेसिकली हम लोग अभी प्रैक्टिस कर चुके हैं। सेशन अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं साथ में, हाँ जी, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर साथ में डिस्कस किए हैं वो सभी जो हैं आपको समझ में आए होंगे। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो बेशक वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। ऑब्वियसली आपके क्वेश्चंस का आंसर जो है वो करा दिया जाएगा। ठीक है, तो सेशन बच्चों आज का भी का इतना ही रखते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज रूपम चिकारा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।